चलिए, आज हमारा ये अप्रैल मंथ का ये चल रहा है हमारा 2025 का। ठीक है, द टॉपिक इज भारत चीन जो संबंध है, रिलेशन है, उसके 75 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जरा सा इस पे बात कर लें। लाइमलाइट में क्यों था? ऑब्वियस है कि 75 ईयर्स का दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है ये रह गया। तो ये इसी अवसर पे चीनी जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का प्रस्ताव रखा, जो दोनों कंट्री के बीच में शांतिपूर्ण, सहकारी और सामंजस्यपूर्ण संबंधों के निर्माण के लिए एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या है? ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का मतलब, ड्रैगन चाइना का प्रतीक है, हाथी जो है, एलिफेंट ये भारत का प्रतीक है, और टैंगो जो है, ये दोनों सद्भाव पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आपसी समझ का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये 75 ईयर्स हो चुके हैं। ये यूपीपीसीएस में इस बार हो सकता है पूछ ले, यूपीपीसीएस। अच्छा, किसी को अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो लेट मी नो, गुलाब शालवी। ठीक है, चलिए, अब भारत चीन संबंधों का महत्व की बात करें तो ये दोनों ही देशों के लिए, कोई भी अगर नेबर कंट्री है तो नेबर कंट्री हमेशा अगर पीसफुल संबंध हो तो ज्यादा बेटर है प्रॉस्पर होने के लिए। तो क्षेत्र में शांति और स्टेबिलिटी के लिए तो जितना भी, चूंकि हमने बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही, एलएसी हम शेयर करते हैं, एलओसी और एलएसी दोनों शेयर करते हैं ना। सो सीमा संघर्षों से बचने के लिए इस तरह के संबंध जो है, जो अगर संबंध अच्छे हैं, सौहार्दपूर्ण हैं, तो ये साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक में शांति को ये थोड़ा सा इनहांस करेगा। ठीक है, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है इसको थोड़ा सा कम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर संबंध अच्छे होंगे तो सैन्य तनाव को भी कम करेगा। ठीक है, चलिए, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा है वहां पे, और चाइना का कहना है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे एक बहुत, इस क्षेत्र में हम सबसे बड़े पावर है। भारत का कहना है कि भाई दोनों मिलके ही यहाँ पे हम सामूहिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं इस क्षेत्र में, रीजन में। तो शांतिपूर्ण और आर्थिक रूप से जीवित जो इंडो पैसिफिक है, उसके लिए ये आवश्यक है कि दोनों देशों के से संबंध जो है वो अच्छे रहे। ठीक है, तो व्यापार और निवेश की बात करें तो एक स्थिर संबंध निवेशक जो है, यानी अगर दोनों देशों के मध्य अगर शांतिपूर्ण संबंध रहेंगे तो स्टेबिलिटी रहेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए चीन ने भारत के लिए एपीआई यानी जो सक्रिय दवा सामग्री का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। यानी संबंध अगर अच्छे रहेंगे चाइना से, तो हमारे इंडिया के लिए क्या है कि सप्लाई चेन जो है वो चाइना से ही आ रहा है। जो एक्टिव, जो दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, और भारतीय स्टार्टअप में ये चाइना ये जो है निवेश भी कर रहा है, तो यहाँ भी फायदेमंद है। ठीक है, महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच तो चीन के पास, आपको सभी को पता है, जैसा कि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल सबसे ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके लिए ये आवश्यक है। तो चीन बड़ी मात्रा में सौर मॉड्यूल और सेल भी क्या करता है, भारत जो है चाइना से आयात करता है। इसके साथ साथ वैश्विक ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं, एससीओ, G20, ठीक है, AIEB जैसे बहुपक्षीय मंचों में भी दोनों जो है मेंबर हैं, दोनों देश। इनकी साझेदारी में WTO, IMF, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए हम जोर दे सकते हैं, और पश्चिमी प्रभुत्व को थोड़ा सा मिनिमम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के साथ जब संबंधों में थोड़ा सा तनाव आया है तो चाइना थोड़ा हमसे निकट आ गया है ना। चलिए, तो वैश्विक चुनौतियों पर संयुक्त कार्रवाई दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट क्या है दोनों देशों के मध्य? सहयोग जरूरी है, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग जरूरी है,
सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करें, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, ठीक है, और अन्य जो वैश्विक मुद्दे हैं उसको भी एड्रेस करने में ये मदद करेगा। यानी कुल मिला के भारत और चाइना का संबंध अच्छे बने रहे तो क्या क्या किस किस एरिया या सेक्टर्स में हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं बेनिफिट मिलेगा। सो अच्छा, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तेज आ रही है, जरा ये भी बताइएगा। गुलबशाह जी। नो, ठीक है, चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो ऑटो कट से चलिए, अच्छी बात है फिर तो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें, अब चाइना की रणनीति क्या है कि जहां एक और ये राजनीतिक ढांचा, जहां चाइना अपने व्यापार और ऊर्जा मार्गों को अशोर करना चाहता है, यानी चाइना जिन जिन मार्गों से ट्रेड रूट से अपना ट्रेड कर रहा होता है उसको उसकी सिक्योरिटी चाहिए उसको। तो आईसीओआर में या आईओआर में, सॉरी, हिंद महासागर क्षेत्र में, इंडियन ओशन रिजीम में कमर्शियल पर्पस और सैन्य सुविधाओं का निर्माण भी करता है ये। जैसे कि कई जगह पे इसने, जैसे ग्वादर में पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, चटगांव बांग्लादेश, सितवे और कोको द्वीप जो है म्यांमार में, जिबूती अफ्रीका में इसने जो सैन्य अड्डा है वो स्थापित कर रखा है। तो भारत की का रिस्पांस क्या है भाई? भारत इसको शक की नजर से देखता है, ऑब्वियस है, शक भी जरूरी है, क्योंकि दोनों देश अपने, देखिए, डिप्लोमेसी में कोई भी कंट्री किसी का ना फ्रेंड होगा स्थायी रूप से, ना कोई शत्रु होगा। जैसे मेरी इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं कई बार बता चुका हूं, मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आज के डेट में देख लीजिए संबंध बहुत ही खराब हो चुके हैं भारत के साथ। तो क्या मेरी ये लाइन क्या गलत साबित हो रही है कि कभी भी कोई भी मित्र या शत्रु स्थायी रूप से नहीं रहता? जैसे स्थायी रूप से पाकिस्तान जो है शत्रु नहीं है तो कम से कम दुश्मनी तो है, चार हमने जंगें लड़ दी, लेकिन नेपाल के साथ या फिर संबंध कभी भी एक रेखीय नहीं हो सकते किसी भी देश के साथ, है ना। तो भारतीय का रिस्पांस क्या है? नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ठीक है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, यानी मोतियों की माला, मोतियों की माला। अगर डिस्टरबेंस होगा तो बताइएगा, पर मैं डिस्टरबेंस का कुछ कर भी नहीं सकता। अचानक लोगों के अंदर भक्ति भाव जग गया है तो लाउड स्पीकर में ऊपर वाले को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं फुल साउंड में, ठीक है, चलिए, क्या करें, हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां पे आस्था जो है ये दूसरे के लिए परेशानी का सबब भी बनती है। चलिए, तो एक जवाबी रणनीति के रूप में भारत भी अपनी नौसैनिक उपस्थिति और साझेदारी को बढ़ाती है। भाई भारत ने भी चाहबार में, ईरान में, ओमान, सिंगापुर, चांगी जैसे नौसैनिक अड्डे तक पहुंच एक्सेस कर लिया है अपना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आया है, आसियान, क्वाड, इंडो पैसिफिक साझेदारी के माध्यम से संबंधों को थोड़ा और अन्य देशों के साथ मजबूत कर रहा है। क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिए सागर और महासागर जैसी जो समुद्री जो दृष्टि है ये भी अपना रहा है। सागर SAGER वाला, एंड महासागर, महासागर, आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है। तो आप लोग एक काम, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, अगर यूपी देने नहीं जाना है, जिनको भी यूपी देने नहीं जाना है, वो कम से कम एक आंसर तो डेली फॉर्म में लिख दिया कीजिए। इससे कम से कम आप लोगों की जो लिखने की रिदम है ना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो लिखना ही चाहिए। आधा घंटा निकाल के लिख लीजिए, आधा घंटा तो उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं, और बिना देखे लिखिएगा तो और भी अच्छी बात है। तो ये फरवरी तक आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन खैर चलिए। तो भारत चीन संबंधों में अगर हम देखें तो मेन कंसर्न है क्या? तो सीमा विवाद, LAC है हमारा, यानी विवादित है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो LOC और LAC में यही डिफरेंस है कि ये अभी बाउंड्री सेट नहीं हुई है। इसीलिए हम डोकलाम, गतिरोध, गलवान घाटी का जो संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं वो इसीलिए हो रहा है ना। व्यापार असंतुलन, तो ये टिल्टेड है चाइना की तरफ, यानी हमें भारत को घाटा हो रहा है व्यापार में। जो ट्रेड डेफिसिट है वो इसी वजह से हो रहा है ना। देखिए 23-24 में $85 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा, यानी भारत को नुकसान हो रहा है ना। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो एक तरफा ही है वो।
मैक्सिमम चीजें हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल या इंपोर्ट्स की बात करें, दवाई में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाइना पे टोटली डिपेंडेंट है। इसीलिए अब हमें अपने सोर्स को भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ हमने देखा है, भारत जो है चाइना के इस सीपीईसी का भी विरोध करता है। क्यों? क्योंकि ये पोक से होकर गुजरता है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे भारत अपना हक जताता है, हमारा स्टेक है। तो क्षेत्र में चीन का बहुत ही मुखर होना, जैसे कि बहुत ही एग्रेसिव भूमिका निभाता है चीन। ये दक्षिण पूर्व एशिया जो है, ये इसको जिसको आप वो साउथ चाइना सी कहता है ना, तो दक्षिण चाइना चीन जो है दक्षिण एशिया में बंदरगाह और सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहा है। भारत ने भी काउंटर मेजर्स लिए हैं क्वाड के साथ, यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करके इसको काउंटर कर तो रहा ही है। पानी पर नियंत्रण के लिए को लेकर अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र का पूर्वोत्तर भारत में बहने वाली नदियां जो है, जैसे जांगू है, डागू है, कई नदियों पर चाइना ने बांध बना रखे हैं और पानी को भू रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने के बारे में चिंताओं को बढ़ाता है। हालांकि ध्यान से समझिएगा, चाइना जो है कोई, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जैसे सिंधु जल जो समझौता है, इस तरह का समझौता हमारे इसमें नहीं है और वो चाइना वैसे भी मानता नहीं है। ठीक है, तो किया क्या जा सके, जब दुश्मन आपसे साइज में दुगना हो और एग्रेसिव हो, तो उसकी काट भी एग्रेसिव ही हो सकती है। ये 50 कम से कम 70 सालों का अनुभव यही बताता है कि आप जितना दबिएगा आपको उतना दबाया जाएगा एज अ कंट्री। हाँ, आप कर क्या सकते हैं, तो राजनयिक जो संवाद है, डायलॉग है, वो कर सकते हैं। जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है, G20 है, AIEB है, बहुपक्षीय जो मंच है उस पे हम के माध्यम से बायोलेटरल इशू को उठा सकते हैं या फिर उस पर चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। आपसी सम्मान और संवेदनशीलता, यानी तीनों सिद्धांत पर आधारित लॉन्ग टर्म संबंध बनाया जाए था, जिसमें कि आपसी सम्मान हो, आपसी संवेदनशीलता हो और आपसी हित भी हो उसमें शामिल। 3 पॉइंट हो गया, ये 3 सिद्धांत पे कॉमन फैक्टर पे काम करना चाहिए। हर चीज का इलाज जंग नहीं है ना। तो रणनीतिक संतुलन की बात करें, अब जैसे देखो, पाकिस्तान और चाइना को हम एक ही कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपेयर करना एप्पल विथ ऑरेंजेस होगा। अब सेब की तुलना ऑरेंज से कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। कभी चाइना ने क्या आतंकवादी भेजे भारत में? जरा नाम बता देना, कभी कोई ऐसा हुआ हो तो। हाँ, हथियार भले आते हैं, लेकिन चाइना की तरफ से नहीं आ रहा है ये। मतलब हथियार तो चाइना से ही आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। स्मगलिंग वाला वो एरिया है, लेकिन चाइना कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका। जैसा कि पाकिस्तान हमेशा एग्रेसिव की भूमिका में होता है, वैसी चाइना नहीं है, है ना। तो भारत को अपनी संप्रभुता, सोवरेनिटी को बनाए रखना चाहिए और साथ ही साथ संवाद भी, यानी दोनों चीजें एक साथ करनी होगी और अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए। ठीक है, जल सहयोग की बात करें तो जल विज्ञान संबंधी जो डेटा है, यानी हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है, वो साझा कर सकते हैं। विवाद को रोकने के लिए संयुक्त नदी प्रबंधन का कोई गुंजाइश है, उसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। ये सब एक सीबीएम में काउंटर जो बेसिकली जो बिल्डिंग मेजर्स हैं उसको आगे बढ़ाएं। आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच में, यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें। ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप संबंधों को बहुत अच्छा तो नहीं पर बहुत बुरा होने से भी रोक सकते हैं। बहुत अच्छे, क्योंकि हर कंट्री जो है, ईच एंड एवरी कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट से गवर्न होता है। ठीक है, तो अब करना क्या होगा इसमें, हम यही चीज कर सकते हैं इसमें कि भाई, जैसे एक एग्रेसिव भूमिका हमें भी रखना पड़ेगा। अगर चाइना रख रहा है तो हमें भी रखना होगा, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना है। एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक में द इंडिया वे, देखिए पुस्तक प्री में भी पूछा गया था ना, यूपीएससी ने पूछा था, इसमें जोर भी दिया कि चीन से निपटने के लिए यथार्थवाद, चपलता, यानी और रणनीतिक स्पष्टता की आवश्यकता है। ये मेरे शब्द नहीं है,
विदेश मंत्री के शब्द हैं, तो आपको ये वर्ड अपने आंसर में लिखना होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, ये यूनिवर्सल लाइन समझ लीजिए। जब भी आप दो देशों के बीच में, गौर से नोट कर लीजिए इसको, और इसको आज के आज, अभी के अभी रट के खत्म कीजिए। किसी भी कंट्री से हमें अगर निपटना है या फिर उससे डील करना है, नॉट निपटना, डील करना है अगर, तो हमें यथार्थवाद, ठीक है, और चपलता नहीं, इस चंचलता और चपलता वाला वर्ड नहीं, ये इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। इसका मैं इंग्लिश में एक वर्ड आप लोगों को दे दूंगा, उस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। और रणनीतिक स्पष्टता यानी क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी जरूरी है। तो भारत के निरोध के साथ यानी विरोध के साथ, ठीक है, जुड़ाव को संतुलित करना चाहिए, ताकि हितों पर जोर दिया जाना चाहिए। रेजिलियंट है ना, रेजिलियंट। गुलाबशानवी जी धन्यवाद। रेजिलियंट और महान शक्ति प्रति जो है प्रतिद्वंदता का हिस्सा बनने से बचना चाहिए, कि भैया हम भी अजय हैं, हमें भी कोई पराजित नहीं करेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम दोनों, अगर भारत एक प्राचीन सभ्यता रही है तो चाइना भी प्राचीन सभ्यता ही रही है हमेशा से। तो अंतिम समाधान पर नहीं, ध्यान हमेशा अंतिम समाधान पर नहीं बल्कि संतुलन पे होना चाहिए, ताकि कूटनीतिक और दूरदर्शिता के माध्यम से इसको पूरा किया जाना चाहिए। ये लाइन आप लोग रट लीजिए, किसी भी निष्कर्ष वाले में, किसी भी कंट्री के साथ आप इसको लिख सकते हैं। यूनिवर्सल लाइन बता रहा हूं, आपकी आप लोगों की आईआर पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो अब यही एज इट इज उठा के नहीं डालना है, सब में यही निष्कर्ष नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये कम से कम एटलीस्ट एक या दो में आप यूज कर सकते हैं। एज इट इज तो दूसरा क्वेश्चन में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो रटने में कोई बुराई नहीं है, इसको रट के तैयार रखिए। यानी आपके बैग में पहले से कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो बिना सोचे समझे लिखे जाए, तो मार्क्स मिलना चाहिए। जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो आपको पता है कि पहले कौन सा शॉट खेलना है। अगर ओवर पिच बॉल आ गया तो हमें छक्का ही लगाना है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये स्मार्ट तरीका है, ठीक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा और सरल शब्द में आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। कम से कम 30 to 50 वर्ड्स में, 30 वर्ड्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 150 के लिए, और 250 के लिए 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में। ये बात समझ में आई गुलबशाह जी, डिम्पल जी? चलिए, तो चुनौतियां क्या क्या हैं? अब ये मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, अब एक ध्यान से समझिएगा। आपका सवाल हो सकता है कि आप पूछे कि सर भारत चीन संबंधों की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करें और एक संतुलित रणनीतिक दृष्टिकोण सुझाए। इतना इजी क्वेश्चन क्या दिया जाता है यूपीएससी में? मैं कहूंगा नहीं। फिर आपका एक सवाल होगा कि सर फिर आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं आपको एक दिन में यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन दे दूं तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। पहले बेबी स्टेप पे चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप अपने आपको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक ही दिन में अगर आप सोचोगे कि एकदम बूम कर जाए तो ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। चीन का जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ मेटल का जो निर्यात पर चाइना ने जो नियंत्रण लगा रखा है यूरोपीय देशों को या और अन्य देशों को, ताकि सब देशों को नहीं देंगे, कुछ ही देशों को देंगे। कहानी ये है, ठीक है, कि रक्षा ऊर्जा और ऑटोमेटिव जो उद्योग है उसमें उपयोग किए जाने वाले जो रेयर अर्थ मेटल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया चाइना ने। क्योंकि, और ये क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। तो अमेरिका, अब चाइना ने भी काउंटर किया, ट्रेड वॉर चल ही रहा है दोनों के बीच में। तो 17 में से 7 रेयर अर्थ मेटल अब निर्यात नियंत्रण के अधीन है। यानी 17 में से 7 पर तो पूरी तरह से नियंत्रण लगा दिया कि उसकी भी, तो निर्यात पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन हाँ कंपनियों को अब
भेजने के लिए विशेष लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। तो कुल मिला के वही बात आ गई, महंगा कर दिया गया, लाइसेंस फीस ही बढ़ा दी गई, जैसे अमेरिका ने किया H1B वीजा भारतीयों के लिए, बस उसी तरह से। तो ये रेयर अर्थ मेटल होता क्या है, तो ये दुर्लभ नहीं है, बल्कि एक पृथ्वी की परत पर, पपड़ी या परत में दुर्लभ नहीं है, लेकिन खनन योग्य जो उसके डेंस है में शायद ही कहीं कहीं, शायद ही कभी कभी पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है, उसमें कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। तो इस शब्द को गढ़ा गया था 19वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो चूने और मैग्नीशियम की तुलना में इसको दुर्लभ माना जाता कि ये हर जगह चूना मिल जा रहा है, मैग्नीशियम मिल जा रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन दिया गया 2005 में, 17 रासायनिक रूप में समान तत्वों का एक समूह जो अपने उच्च घनत्व और चालकता के लिए जाना जाता है। ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हो गया। क्या है भाई ये, तो सीरियम है, एबेरियम है, ये 17 के नाम, उसमें से कुछ के नाम आपको मिल गए, ठीक है। होलियम है, हीलियम नहीं, होलियम है, गैडोलिनियम है, ठीक है, सेरियम है, स्कैंडियम है, टर्बियम है, थूलियम है। तो इतना नाम तो आपको याद होने से रहा, बस इतना याद रखिएगा, 17 रासायनिक ग्रुप, ये समान रासायनिक तत्व हैं जो शेयर करते हैं, और यही है। तो मुख्य स्रोत क्या है इसका, ज्यादातर ये याद करने की चीज है, ये जो रेयर अर्थ मेटल है, ये आपके बॉस्टन साइट, लेपेराइट और मोनाजाइट जैसे खनिज से निकाले जाते हैं। यानी इस खनिज में, मान लीजिए ये मोनाजाइट है, तो इसी में ही आपको अन्य खनिज भी मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में नहीं, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा थोड़े थोड़े। जैसे कि सोना है, तो भाई इतना बड़ा चट्टान है, उसमें से आप बीच में थोड़ा सा 10 ग्राम सोना है, तो छानते रहिए, तोड़ते रहिए, उसके बाद वो निकलेगा, है ना। चलिए, तो अब इसका निर्यात नियंत्रण का भू रणनीतिक महत्व क्यों है, क्योंकि ये चाइना में ही सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, तो इसको एक वेपन की तरह यूज कर रहा है चाइना। तो चीन का प्रतिबंध अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ एक जवाबी कदम है, काउंटर मेजर है, और इसका उद्देश्य व्यापार वार्ता में लाभ उठाना है। इसने भी अपना कर दिया भाई कि हम भी नहीं देंगे, अभी हम भी सोचेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन की फीस 1 करोड़ रुपया होगी, पहले 5 लाख थी तो अब 1 करोड़ होगी, इस तरह की बातें। तो सारे पत्ते उसके जेब में होने चाहिए। तो इसका टेक्नोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर चाइना ने ये अन्य देशों को देना बंद कर दिया या कंट्रोल कर दिया इसको, तो उससे क्या होगा। तो जैसे बहुत सारे जो जैसे जेट इंजन है, रक्षा उपकरण, ये सब जो रेयर अर्थ मेटल है, ये उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आपूर्ति में, यानी सप्लाई में कटौती से इनोवेशन में देरी होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वैश्विक जो उद्योग को नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल। और उस समय में चाइना आगे निकल जाएगा, आपदा में अवसर है ना। चलिए, तो अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विघटन, यानी अमेरिका, जापान, वियतनाम, जर्मनी जैसे जो प्रमुख उपभोक्ता को सामग्री की कमी और उत्पादन में देरी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस रेयर अर्थ का सशक्तिकरण, यानी एक तरह से वेपनाइज किया गया इसको, है ना। चीन ने पहली बार 2010 में जापान के साथ एक विवाद के दौरान इसी रेयर अर्थ मेटल का निर्यात को नियंत्रण करने के लिए भू रणनीतिक उपकरण के रूप में एज अ टूल यूज किया था। 2023 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे अन्य रणनीतिक सामग्रियों को भी पर भी बैन लगाया है। तो अब अन्य जो देश है, उनको भी लग रहा है कि भाई हमारा सप्लाई तो बना रहना चाहिए। तो अब अल्टरनेटिव विकल्प कहां पे है हमारे पास, ऑप्शन कहां पे है, अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है, तो अब राष्ट्र जो है, अब रीशोरिंग, कल हमने ये शब्द को देखा था, रीशोरिंग, उत्पादन को घर लाना, और री फ्रंट शोरिंग, यानी संबंध देशों से सोर्सिंग करना की ओर बढ़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि इस शब्द का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल करेंगे अपने मेंस में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कहा था।
क्लियर है? तो और मैंने बताया भी था कि इसका हिंदी मत लिखिएगा, इंग्लिश ही लिखिएगा। ये भी कल मैंने बताया था, आपको यही लिखना है। अब आप ना दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि रिशोरिंग का मतलब उत्पादन को घर लाना, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको घर लाना है। और फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है? संबंध देशों से रिसोर्स करना, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अफ्रीका में कांगो, मलावी है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अब नए नए जो रिसोर्सेज के जो सोर्स है, न्यू सोर्सेज की तरफ, नए विकल्प की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तो चीन पर डिपेंडेंसी कम हो जाए, तो इसके लिए एक निर्भरता को कम करने के लिए वैश्विक प्रयास क्या चल रहा है? खनिज, महत्वपूर्ण खनिज मानचित्रीकरण पहल 2019 में लाया गया, कि इसमें अमेरिका पूरे विश्व में ये, और ये जो मेटल है, जो रेयर अर्थ मेटल है, ये और कहां कहां हो सकते हैं, इसके लिए मैपिंग किया गया। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा द्वारा शुरू किया गया पूरा मैप में। ठीक है। महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो खनिजों पर संयुक्त राष्ट्र का एक पैनल बनाया गया, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल और इसी तरह की सामग्रियों के नैतिक और टिकाऊ खनन के लिए वैश्विक नियम क्या होनी चाहिए, योजनाओं पर फोकस किया गया। ये यूएन के जो संयुक्त राष्ट्र है उसके पैनल पर। अब वो देखेगा, थोड़ा सा लिस्ट जारी करेगा। खनिज सुरक्षा की साझेदारी, यानी भारत सहित राष्ट्रों का एक गठबंधन बनाया गया जो उच्च तकनीक और रक्षा के लिए एक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। यानी कि भारत को भी चाहिए भाई रेयर अर्थ मेटल, तो भारत को भी चाहिए, तो भारत भी उस ग्रुप का सदस्य बन रहा है। डिपेंडेंसी तो किसी भी देश में अच्छा नहीं है, किसी भी देश के लिए, है ना। तो इसके उत्पादन के लिए भारत ने क्या पहल की है? तो इसने भी, भारत ने भी क्या किया है, एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन बनाया है। 2000 बजट 2024-25 में घोषित भी किया, खनिज आपूर्ति सुरक्षा के लिए। 2023 में ही अधिनियम भी लेके आए हैं, जो खोज और खनन की अनुमति भी देगा निजी कंपनियों को इस अधिनियम के माध्यम से। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कॉमन साझेदारी में भाई खनिज निवेश में, यानी कि भाई भारत में कहां कहां पे या ऑस्ट्रेलिया में कहां कहां ये रेयर अर्थ मेटल हो सकता है, उसको ढूंढने के लिए जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, संयुक्त निवेश करने के लिए। तो जॉइंट वेंचर का मतलब कि जो कंपनियां ढूंढ रही है, अगर मान लीजिए गुलाबशान जी की कंपनी है, वो रेयर अर्थ मेटल ढूंढ रही है, तो उस कंपनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर निवेश करेंगे, कि और पैसा देंगे कि भैया अच्छे से ढूंढो, है ना। परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालतोड़ा में रेयर अर्थ मेटल जो है उसका भंडार की खोज भी की है। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए नहीं। ठीक है। तो रेयर अर्थ मेटल जो है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए बहुत सारे जो देश है को एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए, और रणनीतिक भंडार बनाना, घरेलू खनन क्षमता को बढ़ावा देना, रिसाइकिल करना, गहरे समुद्र में खोज कर को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र को भी थोड़ा सा इंकरेज करना, बढ़ाते हुए नियमों को सरल बनाना। ये सब कुछ ऐसे स्टेप्स है जो लिए जाने चाहिए, और ये उपाय एक फ्लेक्सिबल या रेजिलियंस कहें, आत्मनिर्भर रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेंगे। ठीक है। चीन के डोमिनेंस को तोड़ने में या उसको रोकने में, काउंटर करने में भारत के प्रयास और वैश्विक सहयोग दोनों पर चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप लिख सकते हैं 150 और 250। कोशिश कीजिए 250 लिखने का, 150 अपने आप हो जाएगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा शब्द को और सटीक लेके चलना है, इंफॉर्मेशन कम ही रखना है, सटीकता पूरी रखनी होगी, है ना। कोई कोई डाउट है तो ये बताइए। जहां जहां मैं अपना इनपुट दे रहा हूं, आप लोग पता नहीं इसको कैसे किस रूप में ले रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां जो मैं डायमेंशन और जो इनपुट देता हूं ना, वो बाकी बच्चों से आपको, अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया अपने आंसर में, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और कोई टीचर को पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन इसके लिए वो 50,000 की फीस ले रहे हैं।
2.5 लाख की फीस के बाद, क्योंकि जो मार्केट में जो चल रहा है बेसिकली कि पहले पहले तो आप 2.5 लाख की 2 लाख की फीस दे दीजिए, उसके बाद फिर आप मेंटरशिप की प्रोग्राम भी ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप अलग से टेस्ट सीरीज की ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप फिर कुछ और मतलब उटपटांग की चीजें चल रही हैं। कितना आप दोहन कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं स्टूडेंट का। तो कम से कम मैं नहीं कर रहा हूं, इसका लाभ उठाइए। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका। ठीक है, अच्छी बात है। क्यों भैया, हम क्यों पढ़े भारत और श्रीलंका? ये है हमारा नारियल के आकार का श्रीलंका, है ना। 2 दिवसीय यात्रा पे थे और भारत मित्र का मित्र विभूषण से सम्मानित भी किया गया। प्रीलिम्स में मैंने आपको यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, चलिए तो यात्रा का परिणाम क्या हुआ? वही रक्षा में सहयोग के लिए बात हुई, ऊर्जा सहयोग की बात हुई। अब थोड़ा सा ये इसको छोड़ते छोड़ते हुए चलिएगा, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा क्यों हमें छोड़ते हुए चलना है। क्योंकि ये अप्रैल मंथ का हो रहा है और श्रीलंका अभी लाइमलाइट में नहीं है कि यूपीएससी इस पर मेंस में क्वेश्चन बना ले, और आपको मेंस के लिए 2026 के लिए पढ़ना है। तो हमें फोकस सिर्फ करना है प्रीलिम्स पे, 2026 के प्रीलिम्स के फोकस करना है। ये टॉपिक मेंस के लिए नहीं है। क्लियर है गुलाबशाली जी, डिंपल जी? चलिए, तो रक्षा में सहयोग हुआ है, ऊर्जा में सहयोग हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आप इतना देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ कि भाई भारत को इन्होंने कहा कि भाई हम्मन टोटा में जो चाइना ने बनाया है वो भारत के अगेंस्ट नहीं होगा, भारत की चिंताओं का समाधान भी किया गया कि भारत के खिलाफ हम कभी भी इसको लेके नहीं जाएंगे। डिजिटल परिवर्तन क्या हुआ है, तो भारत सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए एक ज्ञापन हुआ, ठीक है। कुछ वित्तीय सहायता मिल गई है त्रिंकोमाली में, ये जो तिरुकोणेश्वर मंदिर जो है, और एक एक और मंदिर है नुआरा एलिया में, सीता एलिया मंदिर है। अनुराधापुरा में एक पवित्र मंदिर, पवित्र शहर परिसर है। इस पे भी इसके लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। अब ये जो भारत ने अनाउंस किया, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन में दे दिया गया आपको कि भाई त्रिंकोमाली नहीं देके सिर्फ ये नाम दिया गया। त्रिंकोमाली से तो आप पकड़ लोगे, नुआरा एलिया थिरुकोणेश्वरम मंदिर, ये दोनों मंदिर अंकोर वाट में है, थाईलैंड में है, म्यांमार में है, तमिलनाडु में है। बात समझ रहे हो? चलो, तो ये पीसीएस के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन पीसीएस में इतना डेप्थ नहीं जाएगा। आप यूपीएससी के लिए कीजिए इसको, ठीक है। अन्य घोषणा यानी $100 बिलियन का अनुदान जो है में बदल दिया गया, ऋण को अनुदान में बदल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स आईएएस वगैरह प्रीलिम्स पीसीएस के लिए देख सकते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष 700 श्रीलंकाई लोगों को भारत में ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, ठीक है। 2.4 बिलियन श्रीलंकाई रुपए में डेवलपमेंट के लिए श्रीलंकाई रुपए लिए, यानी श्रीलंकाई रुपया लीजिए और भारतीय रुपए में, अब डॉलर में बात नहीं हो रही है ना, डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो वैश्विक सहयोग क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई नेबर कंट्री है और ये हमारे लिए गैर जो स्थायी सीटों के लिए भारत की उम्मीदवारी का ये क्या करता है, समर्थन भी कर रहा है। ब्रिक्स की, भारत श्रीलंका की ब्रिक्स सदस्यता का समर्थन कर रहा है। ब्रिक्स में श्रीलंका नहीं है तो भारत सपोर्ट कर रहा है कि भाई इसको भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए, ठीक है। दोनों देश चूंकि अपना समुद्री जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, तो खतरा भी दो सेम ही होने वाला है। तो उससे मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करना है, ठीक है। ऊर्जा के लिए दोनों सभी देशों को ऊर्जा की जरूरत है, तो ऊर्जा पे भी सहयोग हो रहा है, ठीक है। मोटी मोटी बातें, बस हो गया। बहुपक्षीय जुड़ाव क्या है, हम मेंस पे नहीं जाएंगे अभी। बिम्स्टेक, सार्क, राष्ट्रमंडल, है ना, आईओआरए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है, ये सब बहुपक्षीय, यानी भारत और श्रीलंका ये जो बहुपक्षीय जो प्लेटफॉर्म है उससे भी जुड़े हुए हैं, यानी दोनों इस बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म के मेंबर भी हैं।
दोनों देशों के बीच सहयोग भी होता है, सैन्य सहयोग भी, जैसे कि नौसेना जो एक्सरसाइज करती है वो भी है। एक मिलान करके है ऑपरेशन एक्सरसाइज जो है, वो श्रीलंका के साथ होता है एक्सरसाइज। ठीक है। वित्तीय सहायता भी भारत दे रहा है आर्थिक संकट से निकटने के लिए, उससे निकालने के लिए भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन भी दिया है। जाफना का एक बंदरगाह है, उसको नवीकरण में मदद की है। कंकेसन थुराई बंदरगाह है जाफना में, जाफना प्रायद्वीप में। IMF का समर्थन भी है, बेलआउट के लिए आवश्यक आश्वासन भी दिया कि भैया IMF को पेमेंट करना है तो चलो हम कर देंगे तुम्हारे बदले, बाद में हमको दे देना, है ना। इस तरह की चीजें भारत एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका तो निभा ही रहा है। तो भारत श्रीलंका शीर्ष व्यापार भागीदार भी है, प्लस पर्यटक की बात करें या फिर FDI में सबसे बड़ा सोर्स भी है, यानी श्रीलंका में जो पैसा लगता है वो भारत का लग रहा है। तो मोटी तौर पर हम क्या कर रहे हैं, एक आउटलाइनिंग मैंने आपको खींच दी। अगर 2026 में समझिएगा, जनवरी टू जुलाई के बीच में, ध्यान से सुन लीजिए, जनवरी टू जुलाई के बीच में अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, तब ये UPSC के मेंस के लिए क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज इस पे आप 10 घंटे का वीडियो देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका टोटल टाइम वेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं होता, आज नहीं होगा और कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो भारत के लिए क्या है भाई, श्रीलंका का महत्व, सुरक्षा का महत्व तो है, ऑब्वियस है कि करीबी समुद्री पड़ोसी है हमारा। अलाइन की बात करें, रणनीतिक जो अलाइनमेंट की बात करें, तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी पहले और महासागर नीतियों में के केंद्र में हमेशा रहता है। श्रीलंका को नजरअंदाज करके हम नहीं चल सकते, है ना। मानवीय भूमिका की बात करें, संकटों के दौरान भारत सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। कोविड में टिकट वगैरह भी भेजा गया था, है ना। तो दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध तो हैं, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया भी हैं, उसको हल्का सा जान लीजिए। जैसे कि तमिल समस्या जो है, 1.5 मिलियन जो लोग हैं वो मुख्य रूप से चाय और रबर के बागानों में कोलंबो की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये भारतीय मूल के तमिल है। अब वहां पे चीनी प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे हम्बन टोटा वाला। तो भारत का कंसर्न है कि भाई ये क्या कर रहे हो, है ना। इसके अलावा चीनी जहाज जो है, ये कई बार डेटा एकत्रित करते हैं जो भारत के खिलाफ भविष्य में इन फ्यूचर सैन्य उपयोग में सहायता हो उसको मिल सकती है। तो ये अपना कंसर्न इसने श्रीलंका को बता रखा है भारत ने, और श्रीलंका ने भी अश्योरिटी दी है कि भैया हम आपके कंसर्न को समझते हैं, ठीक है, आपकी जो शंका है उसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम चाइना के साथ हम नहीं करने जा रहे जो आपके विरुद्ध हो, है ना, भारत के खिलाफ ना हो। मछुआरा विवाद की बात करें तो पर्यावरणीय चिंताओं और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण भारतीय बॉटम ट्रॉलर का ये विरोध करता है। देखिए फिर से टर्म्स आ गया, बॉटम ट्रॉलर। जो ट्रॉलर जो है, एक बड़ा सा जाला लेकर पूरा मछली खाली कर देते हैं ना, एक बड़ा सा बैग लेकर, इस तरह का बैग होता है, जाला फेंक दिया गया, इसमें मछलियां अननेसेसरी अनवांटेड, ये मछली पकड़ने पर बैन लगाया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बात भी सही है, होना भी चाहिए। कच्चातीव जो द्वीप है, ये भारत और श्रीलंका को के बीच में विवादित है, क्योंकि भारतीय मछुआरे जो है पारंपरिक रूप से अपना दावा करते हैं, बट कच्चा तीवू जो द्वीप द्वीप है, ये भारत ने श्रीलंका को दे रखा है, ऑफिशियली दे दिया था 74 में, श्रीलंका को दे दिया गया है। पर भारतीय मछुआरे कहते नहीं हमारा है आज भी। यानी उस वक्त की सरकार ने, भारतीय सरकार ने इसको ध्यान में नहीं रखा कि भारतीय क्या चाहते हैं। चलिए, तमिल जातीय मुद्दा भी है, क्योंकि श्रीलंका ने तमिल सुलह को प्रभावित करती है, क्योंकि भारतीय तमिलों को जो यहाँ से रबर और चाय के बगान में काम करने के लिए अंग्रेज लेके गए थे, उन लोगों को आज भी वहां मान्यता नहीं दी गई है नागरिकता की।
तो सिंहली है, वहां के जो ओरिजिन जो लोग हैं वो सिंहली हैं। तो सिंहली राष्ट्रवादी इसे इंटरफेयर के रूप में देखते हैं। जब भी भारत कहता है कि भाई तमिलों को उनके राइट्स दो, उनको भी सिटीजनशिप दे दो, तो श्रीलंका कहता है भाई आप हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी समस्या है। तमिल समूह है वो अधिक ऑटोनोमस चाहते हैं। लिट्टे वाला एपिसोड तो खैर बहुत दूर हो गया, अब तो खत्म हो चुका है ना। चलिए, तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो भारत 5S की दृष्टि, ये हर मेंस के आंसर में आपको रखना है, रट के रखना है। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको रखना ही रखना है, IR में तो रखना ही है। ये है कीवर्ड। अगर कीवर्ड आपको याद है तो मान के चलिए कि 20% आपका मेंस तैयार हो गया। कीवर्ड अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखते साथ ही आपको लिखना क्या है, उसका एक खांचा फ्रेमवर्क तैयार हो गया, यकीन जानिए 20% तैयार है बिना मेहनत का। तो यहाँ पे आप इसको अलग से एक मेंस का 10-15 पन्नों का एक पेज बना लीजिए, उसमें लिख के रख लीजिए। तो ये आपका यूनिकनेस काम आ जाएगा यहाँ पे ना, ये वाला वर्ड, इस टाइप की चीजें। क्लियर है? मछुआरों का विवाद की बात करें तो स्थायी संस्थागत संवाद किया जा सकता है। डायलॉग ही जरूरी है ना, और क्या कर सकते हो। सॉफ्ट पावर और संस्कृति की बात करें तो बौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल के तहत संयुक्त पर्यटन परियोजना पर काम हो सकता है। सॉफ्ट पावर के लिए है ना, प्रवासियों को जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह जो है, और अवसंरचना यानी पुल वगैरह जो है, दोनों देशों के बीच में आवाजाही सुगम किया जा सकता है बहुपक्षीय सहयोग में। जैसे कि मल्टीपल जो कंसर्न वाला जो है, जैसे समुद्री सुरक्षा दोनों के लिए कॉमन है, क्लाइमेट चेंज दोनों देशों के लिए कॉमन है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर एक साथ काम करके बिम्स्टेक और IOAR पे जैसे मंचों का हम यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? तो अगर कोई नेबर कंट्री है, पहले समझिएगा, अगर कोई नेबर कंट्री है तो हमें कॉमन ग्राउंड देखना होगा। क्या देखना होगा? कॉमन ग्राउंड। ऐसे आप अन्य देशों के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीयों के साथ यानी जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया मालदीव, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, इंडिया श्रीलंका। 7-8 देश हो गए, बात खत्म। ये बात समझ में आ रही है? तो बहुत कम मेहनत में आपका मैक्सिमम आप आउटपुट दे सकते हैं फिर। क्लियर है? अभी ये मेंस के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था, आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट का जो ये पॉइंट है, जैसे कि एक सॉफ्ट पावर वाला एंगल जरूर डाल सकते हैं आप पड़ोसी राज्यों के लिए या किसी भी, ये यूनिवर्सल है ना। और बहुपक्षीय सहयोग, बहुपक्षीय का मतलब कि बहुत सारे देश उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और भारत और नेबरिंग कंट्री भी है तो उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बिग ब्रदर की भूमिका ये सब नहीं लिखिएगा कभी भी गलती से। बहुत सारे टीचर्स ऐसा कहते हैं कि वो लिख दिया जाए, नहीं, ये कभी मत लिखिएगा, गलती से भी नहीं, गलती मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉवरेन कंट्री को ये पसंद नहीं आएगा। क्या अमेरिका अगर बिग ब्रदर की भूमिका निभाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या इंडिया इसको एक्सेप्ट करेगा एज अ सॉवरेन नेशन? जवाब है नहीं। तो भारत को भी नहीं करनी चाहिए। बात समझ आई? चलिए, भारत और कोई डाउट डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रीलिम्स के लिए अलग कुछ पॉइंट्स बता दिए मैंने, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नो डाउट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, भारत और सऊदी अरब संबंध। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री ने ये अरब का दौरा किया था, तो यात्रा में कि भाई रक्षा सहयोग पे, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई है, पर्यटन पे, सांस्कृतिक सहयोग पे, है ना। भारत ने 2019 में सऊदी अरब के साथ SPC का गठन किया, और ऐसा सऊदी अरब के साथ करने वाला ये चौथा देश बन गया, यानी UK, फ्रांस, चीन के बाद भारत जो है सऊदी अरब के साथ ऐसा करने वाला चौथा देश है।
प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, 2026 के लिए आईएएस के लिए। प्रीलिम्स का लिखना हो तो मैं पीसीएस के लिए तो मैं अलग से मेंशन कर दूंगा, अभी ये आईएएस के लिए, ठीक है। तो सऊदी अरब ने प्रस्तावित $100 बिलियन का निवेश को फास्ट ट्रैक करने के लिए मंजूरी दी, जैसे ऊर्जा है, टेक्नोलॉजी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर $100 बिलियन का निवेश की बात कही है। ये पीसीएस में पूछा जा सकता है कितना डॉलर का, तो $100 का है, ठीक है। दोनों देश जो है भारत में 2 तेल रिफाइनरी के निर्माण को मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमने क्या देखा कि भाई सऊदी अरब से संबंध थोड़ी सी खटास आई है ना। चलिए, तो समझौता जो साइन हुआ है, ज्ञापन और समझौता क्या है भाई? अंतरिक्ष में हम समझौता मतलब थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं, एंटी डोपिंग जो जागरूकता रोकथाम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है, ठीक है। दोनों देश के बीच में अगर बायलैटरल की बात करें हम मोटे तौर पर, तो भारत के लिए मध्य पूर्व की जो नीति में कुछ पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पहले प्रेषण और धार्मिक संबंधों तक ही सीमित था, जैसे कि भारतीय जो है वो गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं। तो जो लोग मक्का मदीना की यात्रा कर रहे हैं, ये धार्मिक यात्रा हो गई, ठीक है। और जो लोग वहां काम कर रहे हैं, वहां से रेमिटेंस भेज रहे हैं, बस इतना ही तक था। मगर अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया? रणनीतिक संवाद, रक्षा सहयोग और ऊर्जा डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि भाई तेल अब खत्म हो गया है, नहीं के बराबर, अब 50 साल और चलेगा, तो अब क्या, अब नेक्स्ट क्या? तो सऊदी अरब में अगर हम देखें बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट एरिया है, सोलर प्लेट लगाकर हम वहां से बिजली ले सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन वगैरह है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, पेट्रोलियम भंडार सहित व्यापक ऊर्जा और ऊर्जा तक साझेदारी का को हम थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं, उन्नयन कर सकते हैं उसका, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल। तो दोनों देशों के बीच संबंध की बात करें तो 47 से ही हो गया, रियाद घोषणा के बाद इसको एक रणनीतिक स्तर तक बढ़ाया गया। दोनों देशों के बीच अगर हम बात करें तो अल मोहित अल हिंदी करके एक नौसैनिक अभ्यास है, साडा साडा तंसीक करके एक सेना ये एक्सरसाइज है, सैन्य जो एक्सरसाइज दोनों देश की सेनाएं जो है मिलकर करती हैं, ठीक है। समुद्री और क्षेत्रीय सहयोग में बात करें तो दोनों मंचों में भागीदार हैं, जैसे कि हिंद महासागर नौसेना जो संगोष्ठी है, दोनों देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। संयुक्त जो समुद्री बल है, दोनों मिलकर गश्त लगा लेते हैं। एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर भी सम्मेलन होता है, उसमें भी भारत पार्टिसिपेट करता है। भारत की जरूरत क्या है भाई? तो तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का जो सोर्स है वो सऊदी अरब है, ठीक है। एलएनजी में तो का आपूर्तिकर्ता भी है सऊदी अरब, हालांकि कतर से सबसे ज्यादा एलएनजी आता है ना। पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्थिक साझेदारी की बात करें तो ठीक है, $43 बिलियन का तक पहुंच गया, 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। खाड़ी पूंजी में से निवेश, यानी अब तक इसको खलीजी कहा जाता है। अब तक सऊदी अरब ने भारत में लगभग $10 बिलियन का निवेश किया है, और आगे इसने $100 बिलियन निवेश की योजना की घोषणा भी की थी 19 में। सऊदी अरब ने भारत के कुल जो जितने रेमिटेंस आता है उसमें 66.7% हिस्सा जो है सऊदी अरब से आता है। भारतीयों के लिए हज का कोटा भी बढ़ाया गया है, ठीक है। ये यानी कितने भारतीय जाएंगे हज करने के लिए, ये सऊदी अरब तय करेगा। तो भारत सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई कोटा थोड़ा और बढ़ाओ यार, है ना। चलिए, तो सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग जो है, जैसे भारत को गिरफ्तार करने में मदद की, जैसे कि कुछ और मुंबई हमले के जो कुछ लोग थे, या अब्दुल सलाम है, जैसे जाली मुद्रा रैकेट था, ये लोग सऊदी अरब में बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। मदद किया सऊदी अरब ने, कहा लोग पकड़ के लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको याद रखने की जरूरत है। कुल मिला के सहयोग हो रहा है सुरक्षा और आतंकवाद में, सऊदी अरब सहयोग करता है, उदार इस्लाम का समर्थन करता है ना। तो सऊदी अरब का जो उदार इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत को कट्टरपंथी जो विचारधारा का से मुकाबला करने में मदद कर रहा है। जैसे कि अभी सऊदी अरब में हम देखेंगे तो औरतों को बहुत सारा उसने बहुत मतलब रिमार्केबल
चेंजेस लेके आया है वो, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि अगर समय के साथ नहीं चला तो वो गायब हो जाएगा। उसे सीरिया और इराक बनते हुए देर नहीं लगेगी, है ना। भारत में 400 मिलियन जो है मुस्लिम आबादी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि भाई इस्लाम की जो एक उदार व्याख्या भी जरूरी है। सऊदी अरब के लिए हम इकोनॉमिक पार्टनर तो हैं ही, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत का। 23 तक $3 बिलियन का निवेश हुआ, भारतीय निवेश हुआ है सऊदी अरब से। विजन की बात करें तो सऊदी अरब के विजन 2030 तक भारत को आर्थिक विविधीकरण के उद्देश्य से, आर्थिक विविधीकरण का मतलब डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सऊदी अरब का है कि भाई 2030 तक हमको पूरा सऊदी अरब को का कायाकल्प करना है, एक विजन लेके चल रहा है वो। तो उसमें भारत को किस एंगल से देखता है कि भाई ये हमारा पार्टनर है, पार्टनर के रूप में देख रहा है ना, इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में। तो संबंधों में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि श्रम और प्रवासन नीति के मुद्दे, जैसे कि सऊदी करण जैसे सऊदी नागरिकों को प्राथमिकता देकर भारतीय श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसरों को सीमित करता है। कई बार हम ट्रेड इम्बैलेंस भी देखते हैं, जैसे व्यापार घाटा भी हुआ है। कुछ मुद्दे हैं जैसे कि वेस्ट कोस्ट में रिफाइनरी परियोजना के लिए भूमि और पर्यावरण मंजूरी के कारण देरी का सामना कर रही है। $50 बिलियन का वेस्ट कोस्ट का है, तो इसमें भी थोड़ा ये लटका हुआ है मामला। तो ये मामला लटका इसलिए कि अमेरिका ने रोक रखा है। अमेरिका जैसा कहेगा सऊदी अरब वैसा करेगा, सीधी सी बात है ना। एफटीए पर वार्ता जो है अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, 2004 से ही रुका हुआ है ये मुक्त व्यापार का जो समझौता है। भू राजनीतिक डेविएशन की बात करें तो सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का भारत समर्थन भारत के रणनीतिक हितों को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। अभी हमने यही देख लिया, अभी टाई अप किया है इन्होंने, जिस पर मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी आया है, ठीक है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि अब ये जो मैंने बताया इसको आप और अपडेट करना चाहते हैं तो आप वीडियो में 5-7 जो 10-15 स्लाइड है उसी को देखकर ही आप अपडेट कर सकते हैं इसको, अपने नोट्स को, ठीक है। चलिए, तो एक रणनीतिक गलत एक अलाइनमेंट की बात करें तो ईरान के साथ भारत के जो संबंध बढ़ता है तो चीन के साथ सऊदी अरब घनिष्ठ साझेदारी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है। यानी सऊदी अरब नहीं चाहता कि भारत का संबंध ईरान से बहुत अच्छा रहे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये टिल्ट करता है चाइना की तरफ, ठीक है। क्योंकि सऊदी अरब चाहता है, मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए बता दे रहा हूँ। सऊदी अरब का है कि भैया इस्लाम की जो सुन्नी व्याख्या जो है सुन्नियों का वर्चस्व होना चाहिए, और ईरान जो है वो शिया कंट्री है तो शियाओं का वर्चस्व होना चाहिए। तो कुल मिला के वर्चस्व की लड़ाई है ना। तो निष्कर्ष के रूप में भारत और सऊदी अरब के बीच का जो अरब संबंध है पारंपरिक क्षेत्रों से परे रणनीतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा पहलुओं को शामिल करके ये धीरे धीरे डेवलप ही हो रहा है ना। तो एक क्षेत्रीय कूटनीति में एक नए अध्याय को दर्शाती है। दोनों पक्ष ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और वैश्विक स्टेबिलिटी में आपसी सहयोग से लाभान्वित हो रहे हैं। अब ये चीज तब हो रहा होता है अभी क्योंकि एक नया डेवलपमेंट हो गया, तो अब ये लाइन तो नहीं आएगी, जरा समझिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स को भी थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, वो हो जाएगा। अभी जैसे आप अगस्त वाला जब महीने का मंथ का मैगजीन देखिएगा तो उसमें ये अपडेट हो जाएगा, तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। इसको इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्लियर। इसलिए इसको अभी आप छोड़ सकते हैं, क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए, अब मुझे थोड़ा सा और इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाना था, बट यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये क्लास को हम नेक्स्ट को कल करेंगे। 2 अक्टूबर है कल, छुट्टी नहीं रहेगी, ऑनलाइन में कोई छुट्टी नहीं है, आपको क्लास लेनी है, ठीक है। हाँ, तो शाम को नहीं होगी, मैं इसका टाइमिंग चेंज कर दूंगा, 12-1 बजे का कर दूंगा ताकि क्लास ले सकें, फिर शाम को फिर काफी शोर हो जाएगा फिर, ठीक है। और रावण दहन की वजह से
दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्लास 12-1 बजे के बीच में मैं देख लूंगा, टाइमिंग थोड़ा चेंज करके फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये समझिएगा बात को, सब कुछ आपको जानना है डेली बेसिस पे। जो द हिंदू आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि अलग अलग द हिंदू का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा भाई। डेली बेसिस पे अब आप मंथली मैगजीन में तो कर ही रहे हो ना, बात को समझिएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से करवा दिया जा रहा है, तो वहां देखकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मन लग रहा है, वो रंग बिरंगा फूल और पत्ती दिखाया जा रहा है। ये आपको हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन यही है। अटेंशन और जो फोकस, जो टाइमिंग है वो कम हो गया, उसका वजह यही है। तो इससे बचिए, बाकी मर्जी आप लोगों पर है। चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।